हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सत श्री अकाल, राम राम, खुदा हाफिज। आज सभी कैसे हो? आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 3 के पार्ट नंबर 3 के बारे में। कल के वीडियो के अंदर अपने स्टडी कर ली थी धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। आज बात करने वाले हैं अपन अधातुओं की रासायनिक गुण मीन्स केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल के बारे में। अगर आपने धातु की प्रॉपर्टीज को अच्छी तरह से समझ लिया है तो आपको ये वाले जो अधातु है इनकी प्रॉपर्टी भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। लेकिन मैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जो बच्चे पहली बार अपने चैनल के ऊपर या सीधे इसी वीडियो के अंदर एंटर कर रहे हैं अपनी पढ़ाई को चालू रखने के लिए, तो मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप सबसे पहले चैप्टर 1 से इस केमिस्ट्री के पोर्शन को देखना है ताकि आपको ये वाला वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए। तो जिसने अगर पीछे वाले वीडियो नहीं देखे तो वो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के क्लास 10 आरबीसी उसकी प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर के सारे वीडियो एक बार देखे, फिर आपको यहाँ पर आकर के ये वीडियो वाला देखना, तब जाके आपको समझ में आएगा। अगर कोई बच्चा डायरेक्टली इसके ऊपर आ रहा है तो उसको समझ में आने वाला नहीं है। ओके, तो आज हम बात करते हैं अधातु के रासायनिक गुण। तो देखिए, पहले अपनी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो है अधातु की वायु के साथ, इट मीन्स ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करते हैं। नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन। तो जो ऐसी बात है, अगर आपने धातु की क्रिया पढ़ी है ऑक्सीजन के साथ में तो हूबहू वैसी की वैसी रिएक्शन ये वाली है। देखो, अपने धातु के बारे में क्या पढ़ता कि जब भी आपके मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं मेटल ऑक्साइड। क्या बनाते हैं? मेटल ऑक्साइड मीन्स धातु ऑक्साइड बनाते हैं। उसी प्रकार ये है, अगर क्रिया अधातु की होगी तो ये बनाएंगे अधातु ऑक्साइड मीन्स नॉन मेटल ऑक्साइड, है ना। वहां पर जो था बना था मेटल ऑक्साइड, उसकी बड़ा प्रकृति, उसकी नेचर कैसी थी? बेसिक थी। क्या थी? बेसिक। क्योंकि जब भी हमने उसको जब भी हमने मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन करवाई थी वाटर से, तो वाटर में वो डिजोल्व होकर के एक बेसिक कंपाउंड मतलब ये सारी उत्पाद बनाता था। इस कारण से हम समझ सकते हैं कि मेटल ऑक्साइड जो होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। लेकिन इनकी जो प्रकृति है वो कैसी होती है? अम्लीय होती है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर जो भी आपका नॉन मेटल ऑक्साइड बनेगा वो नॉन मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ में रिएक्ट करके एक एसिडिक कंपाउंड बनाएगा, एक अम्लीय उत्पाद बनाएगा। इस कारण से हम कह सकते हैं कि नॉन मेटल ऑक्साइड की जो नेचर होती है, प्रकृति होती है, वो कैसे होती है? अम्लीय होती है। ठीक है। लेकिन सबसे पहले अपन ये सकते हैं कि यह अधातु ऑक्साइड बनाता कैसे। चलिए, तो यहाँ पर लिख रहा है क्रिया करके अधातु ऑक्साइड बनाते हैं, उसकी प्रकृति आपकी अम्लीय होती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेचर के बारे में जरूर आपको ध्यान रखना है, नेचर के बारे में। देखिए कैसे, अपन एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो मैंने लिया एक अधातु नॉन मेटल, उसकी रिएक्शन में कराऊंगा ऑक्सीजन के साथ में, तो ये बन जाएगा आपका नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड। चलो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने नॉन मेटल का फॉर्म मैंने ले लिया, एक ले लिया कार्बन। इसकी अगर मैं रिएक्शन ऑक्सीजन O2 से करवाऊंगा और मैं यहाँ पर इसको क्या कर दूं? हीट कर दूं, मतलब बर्न कर दूं, जला दूं, तो C जब O2 के साथ जलेगा तो ये बन जाएगी CO2। क्या बन जाएगी? CO2। और इसका नाम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन क्या है? एक नॉन मेटल है, एक अधातु है, तो इसकी ऑक्सीजन से क्रिया बढ़ी, इसलिए उसका बन गया ऑक्साइड। तो ये बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, या वो इसको नॉन मेटल ऑक्साइड। सिंपल है। एक और देख लो, जैसे मैंने ले लिया सल्फर। क्या ले लिया? सल्फर। और सल्फर की रिएक्शन करवानी O2 के साथ में। अब आपको देखना है कि सल्फर जैसे रिएक्शन O2 के साथ करेगा तो आपका बन जाएगा SO2। क्या बन जाएगा? SO2। SO2 आपका सल्फर बन जाएगा। अब यहाँ पर बात करनी है कि सल्फर के जो एटम होते हैं वो आपके कितने होंगे? 8 एटम होंगे। कितने होंगे? 8। और इसके होते हैं आपके 16। सल्फर का एक था तो आपके 2 होंगे, लेकिन सल्फर के एटम कितने होते हैं? 8 होते हैं, तो ये हो जाएगा 16। तो अब यहाँ पर जो बनने वाले सल्फर डाइऑक्साइड कितने एटम बनेंगे? ये बनेंगे 8 SO2। तो यहाँ पर बन जाए सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बन गया? सल्फर डाइऑक्साइड। मतलब यहाँ पर जो ये भी बना है आपका नॉन मेटल ऑक्साइड। क्लियर ना? ये दोनों गैस है, तो दोनों गैस आपके एयर के अंदर वायु में वाष्पित हो जाएगी। अब हमको देखना है कि सर आपने बोली कि इसकी प्रकृति जो होती है, नेचर जो होती है, वो एसिडिक होती है, किस प्रकार से रिप्रेजेंट कीजिए। तो देखिए, जैसे बात करता हूं मैं CO2 की, मैंने यहाँ पर ये CO2 ले लिया, नॉन मेटल ऑक्साइड ले लिया। अगर मैं इसको वाटर में डिजोल्व करूं, इसमें वाटर में डिजोल्व करूं, तो देखो बेटा क्या बनेगा? ये आपका नॉन मेटल ऑक्साइड है कोई भी, और ये है आपका वाटर है। ठीक है। अगर इसमें डिजोल्व करता हो तो साफ की बात है, यहाँ पर देखो
H कितनी, H आपकी 2 और यहाँ का जो O होगा वो ऐड हो जाएगा इसके साथ में, तो ये CO3 हो जाएगा और यहाँ पर H2, तो ये बन जाएगा H2, यहाँ पर ये O इसमें गया तो ये CO3 बन गया H2CO3, इसका नाम है कार्बोनिक एसिड। क्या नाम है बेटा? कार्बोनिक एसिड मतलब इसको बोलते हैं कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल, और कार्बोनिक अम्ल, अम्ल मतलब एसिड है, तो एसिड बनने के कारण इसकी बड़ा नेचर कैसी होती है आपकी, एसिडिक होगी, आपका अम्लीय हो जाएगी। क्लियर ना? अब एक बात एक और देख लेते हैं, जैसे कि अपन बात करें, एक होता है SO3, ये है सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये भी नॉन मेटल ऑक्साइड है। अगर इसकी रिएक्शन में वाटर से करवाओ HOH, तो देखो ये भी क्या, 2H है तो ये H2 हो गया, ये O इसमें जगह ऐड हो जाएगा तो SO3 की जगह SO4 हो जाएगा, ये O इसमें ऐड हो जाएगा, ये O इसमें ऐड हुआ है तो SO3 का SO4 हो जाएगा, तो ये बनेगा H2SO4। इसका नाम क्या है? इसका नाम है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम है? सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो आपने देख लिया है कि यहाँ पर जब जब मैंने इस नॉन मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन मैंने वाटर से करवाई है तो आपको क्या प्राप्त हुआ है? एक एसिडिक कंपाउंड प्राप्त हुआ है, एक आपको अम्लीय उत्पाद प्राप्त हुआ है। इस कारण से हम कह सकते हैं कि जितने भी आपके नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं उनका बेसिक या उनकी नेचर जो होती है वो कैसी होती है? अम्लीय होती है। क्लियर ना? अम्लों के साथ एसिड के साथ में रिएक्शन करवाते हैं। तो अगर अधातु की बात की जाए तो आपको पता होना चाहिए कि जो अधातु होते हैं, जो नॉन मेटल जो होते हैं, वो आपके सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड और सांद्र नाइट्रिक अम्ल इनके साथ में ये रिएक्शन नहीं करते हैं। नॉन मेटल आर डू नॉट रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड एंड कंसंट्रेशन नाइट्रिक एसिड। तो ये नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करते ही नहीं है। ओके, तो अगर ये नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन आपको थोड़ा याद होना चाहिए कि जो मेटल होते हैं वो तो आपके एसिड के साथ में रिएक्ट करते हैं। तो मेटल ने जब एसिड के साथ में रिएक्शन की थी तो आपके क्या बनाया था? H2 गैस। क्या बनी थी? H2 गैस। वो आपको थोड़ा याद रखना, ठीक है ना? अब बात करते हैं, अगर एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते तो अपन चलो क्लोरीन के साथ करवा दें। तो अगर नॉन मेटल की रिएक्शन अपन क्लोरीन के साथ कराएंगे तो ये क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे क्लोराइड। क्या बनाएंगे? नॉन मेटल क्लोराइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? नॉन मेटल क्लोराइड। चलो इसके एग्जाम्पल दे देते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात की जाए, जैसे कि मैंने लिया एक फास्फोरस, क्या लिया? फास्फोरस लिया, ठीक है। इसकी रिएक्शन में करा रहा हूं Cl5 के साथ में। ओके, ये है आपका क्लोरीन, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन कराने के लिए मुझे फास्फोरस के 2 एटम चाहिए होंगे और एक फास्फोरस के लिए एटम चाहिए क्लोरीन के 5, तो 2 फास्फोरस के लिए एटम कितने चाहिए होंगे? 10। तो इसको मैं रिएक्शन कराता हूँ 2 से। क्लियर? तो ये जब रिएक्शन करेंगे आपस में तो ये बन जाएगा PCl5। PCl5 कितने हैं बेटा? 2 है, तो मैं आगे लिखूंगा 2, तो ये बन जाएगा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। एक और देख लो एकदम साथ में, जैसे मान ले मैंने बेटा ले लिया एस सल्फर ले लिया और सल्फर की रिएक्शन करा रहा हूं मैं Cl2 के साथ में। ओके, Cl2 तो अब ये जो बनेगा ये बन जाएगा जैसे सल्फर रिएक्शन, तो मुझे सल्फर, एक सल्फर के लिए Cl2 कितने चाहिए? 2 चाहिए। कितने चाहिए? 2 चाहिए। तो मुझे 2 सल्फर के लिए, क्योंकि एक सल्फर में आपको बताना चाहिए सल्फर की जो वैलेंस होती है वो 2 होती है, ठीक है ना? तो एक सल्फर के 2 चाहिए। अब इस प्रकार से रिएक्शन होगी तो वो बन जाएंगे H2Cl2। क्या बन जाएगा? H2Cl2। इसका नाम क्या है? इसका नाम है सल्फर मोनोक्लोराइड, सल्फर मोनोक्लोराइड। तो इस प्रकार से ये जो क्लोरीन जो आपकी अधातु जो होती है या नॉन मेटल जो होती है वो आपके क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करके आपके क्लोराइड मतलब नॉन मेटल के क्लोराइड बनाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट अपनी जो रिएक्शन है नॉन मेटल की वो है हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन, ठीक है ना। तो देखो जब भी आपके नॉन मेटल है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये बनाएंगे हाइड्राइड। क्या बनाएंगे? हाइड्राइड। बहुत ही सिंपल रिएक्शन आपने पढ़ी हुई है। जैसे कि इसका अगर एग्जांपल ले, जैसे कि मैंने एक नॉन मेटल ले लिया सल्फर, क्या ले लिया? सल्फर, और इसकी रिएक्शन में करवाता हूँ हाइड्रोजन साथ में, तो हाइड्रोजन के फॉर्म में मैंने ले लिया H2। क्या ले लिया? H2 ले लिया। तो जैसे इसकी रिएक्शन कराऊंगा तो ये बनेगा H2S। क्या बनेगा? H2S। इसको बोलेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन
सल्फाइड, हिंदी में इसका नाम यही है, हाइड्रोजन सल्फाइड। लेकिन यहाँ पर बात ये ध्यान है कि ये जो रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन 400 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर के ऊपर ही होगी। इन दोनों को कंबाइन करने के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए? 400 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना। एक रिएक्शन और देख लो, जैसे कि मैंने नॉन मेटल के फॉर्म में लिया N2 और इसकी रिएक्शन करा दो मैं H2 के साथ में। ओके, तो N2 के एक मोल के लिए या N2 के एक मॉलिक्यूल के लिए H2 के कम से कम कितने मॉलिक्यूल चाहिए? 3, तब जाके रिएक्शन करेगा। इस प्रकार से बन जाएगा, ये बन जाएगा NH3। क्या बन जाएगा? NH3। अब हाइड्रोजन कितने? 6 है, जबकि हाइड्रोजन यहाँ पर 3 है, तो 3 को मुझे 6 करने के लिए आगे लगाना पड़ेंगे 2, ताकि नाइट्रोजन भी हो गया आपके 2। इसका नाम है अमोनिया। क्या नाम है? अमोनिया। ओके, बट यहाँ पर भी ध्यान ये रखना है कि जो N2 है वो H2 से रिएक्ट कब करेगा? जब आपका एक तो टेम्परेचर होगा 500 डिग्री सेल्सियस, कितना होगा? 500 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर एक कैटालिस्ट होना चाहिए, कैटालिस्ट। उस कैटालिस्ट का नाम है कार्बन। क्या होना चाहिए? यहाँ पर होना चाहिए उत्प्रेरक। क्या होना चाहिए? उत्प्रेरक। उत्प्रेरक कार्बन की प्रेजेंट के अंदर ये रिएक्शन होती है। अब आप बोलोगे से उत्प्रेरक क्या होता है, कैटालिस्ट क्या होता है? ये ऐसे सब्सटेंस है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में या किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उसकी स्पीड को या तो बढ़ा देंगे या घटा देंगे, लेकिन खुद के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं। उनको अपन क्या कहेंगे? उत्प्रेरक कहेंगे, उसको हम कहेंगे कैटालिस्ट। ओके, तो आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में क्या क्या होता है। अब देखें, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ती है, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपका एक सवाल था कि सर हमको कैसे मालूम होगा कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा मेटल लेस रिएक्टिव है, मतलब कौन सी धातु है जो अधिक अभिक्रियाशील है और कौन सी धातु है जो कम क्रियाशील है। तो उसके लिए मैं आपके सामने एक सक्रियता श्रेणी मतलब एक्टिविटी श्रेणी लेके आया हूं। तो इसमें आपको ये सारे के सारे मेटल दिख रहे होंगे। तो देखो, इधर वाले जो मेटल है ये होते हैं अधिक अभिक्रियाशील, इसको बोलेंगे मोर रिएक्टिव मेटल, ये बोलेंगे अति क्रियाशील धातु। क्या बोलेंगे? अति क्रियाशील धातु है इधर वाले। ओके, अब हाइड्रोजन के जो नीचे वाले हैं उनको बोलेंगे लेस रिएक्टिव मेटल, इसको बोलेंगे निम्न क्रियाशील धातु। ओके, और बीच वाले जो होते हैं वो लगभग बराबर के होते हैं। अब देखिए, अब इनको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल देता हूं। मैंने एक रिएक्शन ले ली, जिंक की रिएक्शन में CuSO4 के साथ करवा रहा हूं। तो आप देखो, ये जो जिंक है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है या नहीं, कॉपर को विस्थापित कर सकता है ही नहीं। तो देखो आप, एक तो यहाँ पर एक मेटल है जिंक और दूसरा मेटल है कॉपर। तो जिंक कहाँ पर है? जिंक ये रहा, और कॉपर कहाँ पर है? ये रहा। तो देखो, कॉपर इस तरफ है मतलब वो लेस रिएक्टिव है, और जिंक इस तरफ मतलब वो मोर रिएक्टिव है। मतलब जो इधर साइड जितना होगा वो ज्यादा ताकतवर होगा, वो ज्यादा क्रियाशील होगा। और इसका मतलब बड़ा जिंक जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। तो जिंक इजीली से कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा और ये बना देगा ZnSO4। क्या बनेगा? ZnSO4, और कॉपर निकल जाएगा बाहर, कॉपर निकल जाएगा बाहर। और देखो रिएक्शन, जैसे कि मैंने ले लिया कॉपर ले लिया, और कॉपर की रिएक्शन में करवा रहा हूं HgSO4 मर्क्यूरिक सल्फेट। क्या करूंगा? मर्क्यूरिक सल्फेट Hg2SO4। अब आपको पता है कॉपर है यहाँ पर, एक मेटल आपका मरकरी है, तो कॉपर यहाँ बैठा और मरकरी यहाँ पर, मतलब मरकरी के साथ में सल्फेट है, इसका कंपाउंड बना हुआ है, जबकि कॉपर का कंपाउंड बना हुआ नहीं है। तो कॉपर आप देख लो, कॉपर मरकरी से ज्यादा रिएक्टिव है, इससे पहले हुआ है, मतलब ये रिएक्टिव ज्यादा है। इसका मतलब कॉपर जो है वो मरकरी को इजीली से डिस्प्लेस कर देगा और यहाँ बनेगा CuSO4, कॉपर सल्फेट और मरकरी को कर देगा डिस्प्लेस। ओके, एक रिएक्शन और देख लो, जैसे कि अपन बात कर लेते हैं Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस इसकी रिएक्शन कराता हूं मैं जिंक के साथ। ओके, सोडियम सल्फेट प्लस जिंक। तो यहाँ पर देखना आपको मेटल कौन है, यहाँ पर मेटल आपका सोडियम और दूसरा है Zn। तो सोडियम ये रहा और Zn कहाँ गया? ये रहा। अब सोडियम सल्फेट के पास में कंपाउंड है SO4 है, जबकि Zn के पास में नहीं है। आप देख पा रहे हो। अब देखो Zn है, Zn को इसको सोडियम को हटाना है,
तो जेडन को सोडियम को हटाने के लिए जेडन का ज्यादा रिएक्टिव होना जरूरी है। तो देखो जेडन, लेकिन जेडन से ज्यादा रिएक्टिव कौन है? सोडियम है। मतलब सोडियम कहता है ये इससे ज्यादा कम रिएक्टिव है, मतलब ये इसको हटाना चाहता है लेकिन ये इसको धोखा देता है। लेकिन ये बोलता है भाई साहब मेरा बाल भी बाका होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि तू मुझसे है ना ज्यादा कम रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है, तो ये रिएक्शन आगे होगी भी नहीं, इसका बनेगा नो प्रोडक्ट। क्या बनेगा? नो प्रोडक्ट। तो इस प्रकार से आप किसी भी रिएक्शन में समझ सकते हो कि कौन सा मेटल होगा, वो कौन से मेटल के कंपाउंड में से किस मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है। यह आपके सामने रिएक्टिविटी सीरीज है, वो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है और ये सीरीज आपको याद रखनी है। ये आगे सीरीज बड़ा काम भी आएगी। नेक्स्ट अपन चैप्टर में, नेक्स्ट अपन जो वीडियो में पढ़ने वाले उसके बाद ही।